बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव का क्योंकि समय भी है, 2027 में इलेक्शन है, किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की भी और आपकी भी? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे हर वक्त चुनाव मूड में रहती है, चुनाव तैयारियों में रहती है। हम वो चीज़ नहीं है कि हम चुनाव की तरफ दिखें, लोगों से बड़ी बड़ी बातें करें, लोगों को भ्रमित करने की बात करें। मैं बार बार कहता हूँ, हम विजन के लोग हैं। हम लगातार जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं, जनता की भावनाओं के अनुरूप हम कार्य करने का काम करते हैं। हम लगातार चुनाव जब भी आए, लेकिन हम चुनाव की तैयारी में 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमारा चुनाव लड़ना और जीतना ही मकसद नहीं होता। हमारा मकसद का प्रतिफल आप देख सकते हैं बंगाल। हमारा प्रतिफल, चुनाव का प्रतिफल अन्य स्टेटों में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हम जब तक किसी मुकाम को हासिल नहीं कर देते तब तक हम विश्राम नहीं करते। तो मैं अपनी बात करूं, मैं घनसाली के एक छोटा सा सेवक हूँ। घनसाली के लोगों ने लगातार 2 बार मुझे विधायक बनाया और बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे मेरे यहाँ पे अभी आपने देखा कि हॉस्पिटल के लिए लोगों ने भी वहाँ पे पिछली बार बड़ा धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, जबकि मैंने 2022 में ही उसका जियो पिलखी के लिए वो करवा रखा था, वो प्रोसेस में था वो। लेकिन कुछ परिस्थिति काल ऐसी बनी कि कुछ बहनें वहाँ पे आहत हो गई, बीच में रास्ते में दम तोड़ दे उन्होंने। तो लोगों का कहना भी सही था, हमने स्वीकार भी किया, हम लगे। तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि पिलखी के अंदर हमारा वो हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया। 26 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधिवत ढंग से हमने पूजा अर्चना करने के उपरांत वहाँ पे सीएससी बनाने का काम कर दिया। तो मैंने कहा नहीं, हम लगातार जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं और जनता के बीच रहते हैं। हमारा विजन मात्र कुर्सी हथियाना नहीं, बल्कि जनता के भावनाओं के अनुरूप काम करना हमारा मकसद होता है। अच्छा, क्योंकि विधायक जी कांग्रेस भी लगातार ताबड़तोड़ हमले आप लोगों पर बोल रही है, चाहे वो महिला अपराध हो, चाहे वो जंगली जानवरों का हो, या फिर जो इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में हुई उनको लेकर के हो, किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि हर बात में वो आपको दोष दे रहे हैं। कांग्रेस के तो ऐसे हाल हो गए हैं जैसे मरा हुआ सांप नहीं होता। कांग्रेस को हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि आपको तो बहुत लंबा टाइम दिया, और नारायण तिवारी जी जैसे बहुत सीनियर व्यक्ति जिनका हम आज भी सम्मान करते हैं, हरीश रावत जी बहुत श्रेष्ठ नेता है, हम आज भी उनका हृदय से सम्मान करते हैं। उन लोगों के पास तो बागडोर रही है, तब क्यों नहीं सोचा? क्या तब इस तरह से वारदातें हुई हैं क्या? क्यों इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए जो सारी जनता ने देखा, जनता यानी देश विदेश के लोगों ने देखा? मैं कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कह देना चाहता हूँ कि आप कितना भी लोगों को भ्रमित करने का काम करो, कितना भी आप जनता को वर्गलाने का काम करो, जनता आपके झांसे में बिल्कुल आने वाली नहीं है, क्योंकि आपको बहुत लंबा टाइम दिया और बहुत लंबे टाइम तक आपने काम किए। और मैं तो विशेष कर कहूँ, हमारे समाज का तो कांग्रेस ने ऐसा उपयोग किया, मात्र वोट सिर्फ इतना दिया पेट भरने के लिए, इतना नहीं दिया कि पेट भरने के उपरांत हमारे पास कुछ रहे। ये उनकी सोच नहीं थी, और उसी सोच का प्रसाद है कि हम लगातार जीत रहे हैं। चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे आज आप लोगों से, सभी लोगों के सहयोग से, चाहे आप लोगों के आशीर्वाद से, चाहे बंगाल की बात हो, आसाम की बात हो, आपके मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, आपकी चाहे महाराष्ट्र की बात हो। ये हमारे जीतने का मूल मंत्र, मैंने कहा ना कि हम जब तक किसी मुकाम को हासिल नहीं कर देते, हमारा विजय। मैं घनसाली के स्वीकार कर रहा हूँ, मेरे यहाँ केंद्रीय विद्यालय का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं एचडी मिनिस्टर 2 बार मुलाकात करके आ चुका हूँ। ज़मीन का प्रोसेस मैंने डाल रखा है, उनका एक ब्लॉक में एक केंद्रीय विद्यालय खुलने हैं। ये भारत सरकार की ने पॉलिसी तय करी है। हम ज़मीन जैसे हम उपलब्ध होगी, हमारी घनसाली में एक केंद्रीय विद्यालय खुलने के लिए हम काम करेंगे। अभी जैसे घनसाली में जाम की स्थिति है, मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। हम पार्किंग के लिए काम कर रहे हैं, अपना वहाँ पे बाईपास के लिए काम कर रहे हैं। अब कुछ काम थे जो बहुत ज़रूरी थे, अब कुछ काम है जो बहुत ज़रूरी है। आगे भी व्यवस्था बनती रहेगी, काम आते रहेंगे, उन पर हम काम करते रहेंगे। हम अपना लगातार, हमारा जो है एक अपना एटीट्यूड है कि हम किस हिसाब से हम करें। मैंने कहा ना, मैं 2017 का जब चुनाव मैंने लड़ा, मुझे वो दिन अभी भी बहुत याद हैं। तो मैं सैकड़ों गांव पैदल गया हूँ, सैकड़ों गांव,
लेकिन आज मैं बड़े गर्व और बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि आज मैं उन गाँव में गाड़ी से भी जाता हूँ, लाइट भी है, नेटवर्क की दिक्कतें थी, मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा टावर इस समय बीएसएनएल के लग रहे हैं, कुछ लग चुके हैं, कुछ में काम चल रहा है। तो मैंने हम लगातार जनता के बीच, हमारे लिए चुनाव कोई चुनौती नहीं है। हम चुनाव को एक ये लोकतंत्र का महापर्व होता है, इसको हम बहुत सर स्वीकार करते हैं। जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच जाएंगे, जनता के रात दिन साथ में हैं। एक भी दिन हमारा ये नहीं कि हम कहीं दिल्ली में हों या एक देहरादून, बहुत कम यहाँ आते हैं क्योंकि शासन प्रशासन में तो काम करने पड़ते। आते हैं, अपना लिमिटेड टाइम यहाँ पे देते हैं, उसके बाद हम जीतते चल जाते हैं। अच्छा सर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का टिहरी जो दौरा है वो बताया जा रहा है कि होगा, किस तरह से आप उस दौरे को भी देख रहे हैं? और कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो बड़ी सौगात भी दे करके जाते हैं, क्या टिहरी का भी इस बार सुधार होगा क्या? देखिए, मैं तो हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आमंत्रित भी करता हूँ, क्योंकि उनके चरण अगर हमारी जनपद टिहरी के अंदर पड़ते हैं तो हमारी जनता भी और हम लोग धन्य होंगे। क्योंकि ये सच्चाई है कि मोदी जी इस कलयुग के एक महापुरुष हैं और वो जहाँ भी जाते हैं देते हैं। वो सिद्धि प्राप्त पुरुष हैं, वो कोई छोटे मोटी हस्ती नहीं है। जो विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता हो, जिस व्यक्ति ने ये ऐसी सोच रखी हो, कांग्रेस के मित्र कहते हैं इनका विजन क्या था, ये बड़ी बड़ी डिबेट करें ना हम लोगों से। अरे किसी ने सोचा तो जो माताएं, जो बहनें रात को 4 बजे 5 बजे अंधेरे में शौच करने जाती थी, मोदी जी का पहला मंत्र था कि सबसे पहले शौचालय बनना चाहिए। मोदी जी की सोच थी कि जो बहनें अपने आंखें खराब कर देती हैं धुएं में रह कर, उनको मुफ्त उजला गैस दे देनी चाहिए। आज कोविड काल से लेकर आज तक 80 करोड़ लोगों को लगभग ऐसा ही है कुछ, हम फ्री राशन देने का काम कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये किसकी सोच है? ये मोदी जी की सोच है। अभी मनरेगा पे भी दुनिया भर की बातें कर रहे थे कि इन्होंने मनरेगा बदल दिया और जी राम जी कर दिया। अरे पहले बाबा मेरी बात सुनिएगा, उसमें आपने किस ढंग की पॉलिसी बनाई थी, हमने किस ढंग की पॉलिसी बनाई, पहले उसका अध्ययन तो करो आप लोग। अब तो हमने ये भी कर दिया, उसमें मैंने देखा, मैं तो उसमें माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार। उन्होंने कहा था हम बेरोजगार भत्ता भी देंगे। मनरेगा में बेरोजगार भत्ता देने की बात कर दी। उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि जिसके 4-5 बच्चे हैं वहाँ बच्चों को रखने के लिए भी उसमें व्यवस्था होगी। यार इतनी बड़ी सोच लेके कौन चल सकता है? ये सोच अगर कोई कर सकता है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी टिहरी में आएंगे, हम गदगद हैं, खुश हैं। जनता मोदी जी की राह देख रही है और निश्चित हमें तो मुझे लगता है कि हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं, जितनी भीड़ जुट जाएगी मोदी जी को देखने के लिए। क्योंकि मोदी जी इस समय इस देश के नहीं पूरे विश्व के जो हैं एक बहुत बड़े सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं। और सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो वो सिद्धि प्राप्त पुरुष हैं, क्योंकि उत्तराखंड से उनका बहुत आध्यात्मिक लगाव रहा है। बहुत लंबे टाइम तक वो केदारनाथ बद्रीनाथ में उन्होंने अपना समय निकाला है। और तो कहते हैं कि मैं टिहरी में मैंने तो उत्तराखंड का गली गली घूमा है, जहाँ जहाँ हमारे देव स्थान है उन लोगों ने वहाँ का भ्रमण किया है। और वो सिद्धि के प्रसाद है कि वो सिद्धि का प्रसाद आज पूरी जनता को मिल रहा है। 140 सर, एक अपील जैसे कि की गई प्रधानमंत्री की ओर से, आप लोग उसको किस रूप में ले रहे हैं? जैसे उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कम से कम इस्तेमाल करें, सोना चांदी ना खरीदें, तो उनकी अपील को किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? और क्या कुछ आप भी लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि कम से कम इस्तेमाल करें? देखिए मैंने कहा ना, विपक्ष ऐसी बात करता है जिसका न तो सर होता है न तो पूँछ होता है। यही अगर बात विपक्ष हमसे पूछे तो एक बार इंदिरा गांधी जब इस देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी जनता से अपील की थी। उन्होंने अपील की थी कि आप सोना को न खरीदें या बैंक लॉकरों में कर दें, क्योंकि वहाँ से हमें ब्याज मिलेगा। देखो ये देश की एक इकोनॉमी को ठीक करने के माध्यम होते हैं। अब वो लोग इससे उल्टा ले, ये तो मैंने सुना कि पूर्व प्रधानमंत्री एक बार तो उन्होंने भोजन के लिए भी एक टाइम के लिए कह दिया था कि एक टाइम का भोजन हमें कम कर देना चाहिए। तो ये मेरी समझ में नहीं आती कि क्या ये लोग हम पे तो उंगली उठाते हैं, क्या अपनी बातों को ये देखते नहीं कि हमारे कालखंड में इस तरह से परिस्थितियाँ बनती हैं। और ये कौन सी बुरी बात कह दी मोदी जी ने कि हम सोना नहीं खरीद सकते? और कौन कह रहा है कि सोना नहीं खरीद सकते? जिसको खरीदना खरीदे ना, मना तो नहीं कर रहे उनके लिए। लेकिन देश की अगर बात करें, अगर हम उस समाज की चिंतन की बात करते हैं जो समाज आज भी अंतिम पंक्ति में है, तो मोदी जी के बयान का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ विधायक जी मौजूद थे जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि टिहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री का जो दौरा होगा उसके लिए भी वो काफ़ी उत्साहित हैं।
हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2027 की किस तरह की चुनाव की तैयारियां हैं आप लोगों की, और क्योंकि पब्लिक के बीच तो जाना शुरू कर ही चुके हैं आप लोग। पब्लिक के बीच में जाना शुरू करने की हमें जरूरत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, विशेष रूप से मैं, जब से मैंने चुनाव जीता तब से मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में उनकी हर समस्या के समाधान के लिए खड़ा हूँ और विकास योजनाओं को लेके खड़ा हूँ। जहाँ तक 2027 की बात है, रुद्रपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी अजय भारतीय जनता पार्टी है। 2022 के चुनाव में वहाँ जब राजकुमार ठुकराल जी विद्रोही होकर चुनाव लड़े थे, उस तब भी भारतीय जनता पार्टी 21,000 के प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी। कांग्रेस और निर्दलीय के रूप में उन दोनों का मतों का योग भी जो था वो लगभग भारतीय जनता पार्टी के मतों के बराबर था। उसके बाद के निरंतर चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है। हमारे सांसद अजय भट्ट जी वहाँ पर रिकॉर्ड 67,000 मतों से, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अब तक की जीत अगर हुई है तो 67,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी को रुद्रपुर विधानसभा ने विजयी बना के भेजा। साथ ही साथ पिछले 4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार की विकास योजनाएं मैंने विजन की थी चुनाव के समय से, उन्हें आरंभ से हम प्रयास करते हुए लाए। तो 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड जो मैंने एक प्रस्ताव रखा था 21 किलोमीटर की, वो बन के पूर्ण हो गई। क्षेत्र की जनता को जाम से निजात मिल रहा है। बड़े वाहन शहर के अंदर ना आने के कारण से दुर्घटनाओं में बहुत बड़ी कमी आई है और आने वाले समय में एक नए रुद्रपुर की विकास की संभावनाएं रिंग रोड के कारण से बनी है। वहाँ पर बहुत बड़ा एक ट्रंचिंग ग्राउंड था, 50 सालों से कूड़े का ढेर था, नासूर था और कभी कल्पना नहीं की जा सकती वो कभी खत्म हो सकता। हमने प्रयास किए, हमने संकल्प लिए और आज वह एक ट्रंचिंग ग्राउंड वहाँ समाप्त हो चुका है और वो बहुत सुंदर पार्क बन चुका है। रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज मैंने निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हुआ, वो अंतिम चरण में है और हमारा पूरा प्रयास है कि 2026 में वह मेडिकल कॉलेज हमारे पूरे जिले की जनता को समर्पित हो और हमारे बच्चे MBBS वहीं से करें। अगर हम बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और अजय भट्ट जी के विशेष प्रयासों से नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला और एक एम्स भी उस क्षेत्र में पूर्ण हो गया है और वो भी पूरी संभावना है अगले 3 से 4 महीनों के अंदर क्षेत्र की जनता को समर्पित हो जाएगा। पहली बार उत्तराखंड के अंदर 2 एम्स आने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून से भी बड़ा, देहरादून से बड़ी जिसकी स्ट्रिप है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई एयरबस है वो वहाँ उतर सकती है, वह भी उसका लैंड एक्विजिशन, उसका ट्रांसफ़र, उसकी DPR और अंतिम चरण में आ गई है। अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर उसका टेंडर हो जाएगा और वह भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण होगा जो 2028 तक पूर्ण होने की पूरी संभावना है। तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता के लिए, पर्यटन के लिए और उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होने वाली है। ये कल्पनाएं 2022 से पहले कोई कर नहीं सकता था। जब माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी विधायक बने उसके बाद से ये सारे कार्य वहाँ पर आने आरंभ हुए। हमारे क्षेत्र में 11 करोड़ की सड़क हमारी मैथूर से लेकर नवाबगंज तक की 40 साल बाद बन रही है। कल ही मैं 2 करोड़ की सड़क टाइंड कैंप की 25 से 30 साल बाद जो दुरुस्ता थी उसे पूरी करके आया हूँ। अटरिया से लेके हमारी सड़कुल ढाल तक की लगभग 3 करोड़ रुपए की सड़क 4 किलोमीटर की, वो 20 से 25 साल बाद बनी, वो बना के दे के आया हूँ। बिगवाड़ा से दक्ष तक की सड़क वो हमने बना दी है। बाजार के अंदर जो बहुत पुरानी सड़कें टूटी हुई थी, चाहे गोल मार्केट गुरुद्वारा है, 5 मंदिर की हैं, भगत सिंह चौक की है, सिविल लाइंस की हैं, वो सारी सड़कें लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से वो भी मैंने बना के दी हैं। इस प्रकार सड़कों के जाल की बात करें, लगभग जो हमारे रिंग रोड वगैरह बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके अलावा अभी तक 80 से 90 करोड़ रुपए की सड़कें हम अपनी विधानसभा के अंदर उनके काम या तो पूरे कर चुके हैं या आरंभ कर चुके हैं। और अभी 2 बड़े प्रोजेक्ट त्रिशूल चौक से लेकर अटरिया तक, वो सिडकुल तक 8 लेन जो जाम लगता था, मेरे निवेदन पर मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुआ। 32 करोड़ रुपए वो जारी हो चुका और उसका काम चल रहा। इसी वर्ष 2026 में क्षेत्र की जनता को 32 करोड़ की वो 8 लेन सड़क शहर के अंदर उनका विधायक मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से देगा। हमारा बस अड्डा DD चौक से ले गावा चौक बहुत भयंकर जाम लगता है, 20 साल से लगता है, लगभग 20 करोड़ की लागत की सड़क वह मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुई, स्वीकृत हुई और अब वो सड़क का प्रथम चरण का काम बहुत तेज चल रहा है। उसे भी 2026 के अंदर मैंने वचन दिया है अपनी क्षेत्र की जनता को, मैं उसे पूरा करके क्षेत्र की जनता को दूंगा। हमारे बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं था, 28 करोड़ का एक मोदी मैदान का स्टेडियम 20 एकड़ में, उस प्रथम चरण में भी
50 करोड़ से ऊपर जाएगा, वो 28 करोड़ रुपए का, उसकी पैसा जारी हो गया, शासनादेश हो गया, उसका टेंडर लग रहा है, उसका काम हम आरम्भ कराने जा रहे हैं। तो इतने काम हैं हमारे क्षेत्र में, जिन कामों को पिछले 20 साल के अंदर अंदर हमारे क्षेत्र के, इसके अतिरिक्त जो हमारे हाई मास्क लाइट से लेके, मंदिर से लेके, गुरुद्वारे से लेके, छठ घाट से लेके, शमशान घाट से लेके, गांव की नालियों से लेके, सड़कों, वो सब अलग काम है। ये बड़े जो है कभी विधायक से कल्पना नहीं की जाती थी कि रिंग रोड की बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज की करेंगे, 8 लेन 32 करोड़ की सड़क आ जाएगी, 20 करोड़ की आ जाएगी, स्टेडियम 28 करोड़ का आ जाएगा, ट्रंच ग्राउंड का कूड़ा खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या नजूल, कि हमारे यहाँ अति निर्धन परिवार थे। मेरे निवेदन पर मुख्यमंत्री जी ने नजूल पॉलिसी में अमेंडमेंट किया और अभी तक 3500 परिवारों को 50 वर्ग मीटर तक के हम निःशुल्क मालिकाना का प्रमाण पत्र दे चुके। अब माननीय न्यायालय ने कि एकल बेंच ने वहाँ स्थगन आदेश दिया है, उसका भी प्रयास चल रहा है, वो हटते ही बाकी लोगों को भी दे देंगे। तो ऐसे काम पिछले 20 साल के अंदर कल्पना नहीं की थी। निश्चित रूप से जो क्षेत्र की जनता के लिए मैंने विजन लिया था, संकल्प लिया था, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, अपने नेताओं के आशीर्वाद से उसे पूर्ण किया है। और रुद्रपुर विधानसभा अजय है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी, उनका विशेष आशीर्वाद रहता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संगठन मंत्री अजय कुमार जी संगठन की सक्रियता हमेशा बनाए रखते हैं। क्योंकि मैं पहले जिलाध्यक्ष 6.5 साल रहा हूँ, तो संगठन की महत्ता को समझता हूँ। तो बूथ तक का संगठन, बूथ समितियों तक का संगठन बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सबसे बड़ी विजय कहीं से देगी तो रुद्रपुर से देगी। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि गढ़ है रुद्रपुर, और ऐसे में क्योंकि कांग्रेस की भी पूरी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आप ही के जो बागी थे उनको सम्मिलित कर लिया, राजकुमार ठकुराल जी को, और अब क्योंकि दौरे भी लगातार जो है वो कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी विधानसभाओं में प्रदेश पर भारी भी आ रही हैं उनकी, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस हमारे क्षेत्र में मृतप्राय है। वो अपनी जीवन मतलब संजीवनी ढूंढने की कोशिश कर रही है। राजकुमार ठुकराल जी पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, कांग्रेस और दोनों के मत मिला के तब भारतीय जनता पार्टी, मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी के मतों से कम थे। अब अगर वो कांग्रेस में गए तो कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेस में अराजकता फैल गई पूरी तरीके से। कांग्रेस का वैसे ही वजूद नहीं है वहाँ बूथों पर, कांग्रेस का संगठन नहीं है वहाँ पर। और साथ ही साथ पिछली बार जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जो पूर्व चेयरमैन है मीना शर्मा जी, उन्होंने महिला सम्मान को विषय बनाकर अपने प्रदेश नेतृत्व को चिता कि भारतीय जनता पार्टी की नेता लॉकेट चटर्जी के विरुद्ध जब राजकुमार ठुकराल जी ने अश्लीलतापूर्ण बातें की, महिला अपमान किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। 4 साल तक एड़िया रगड़ने के बाद भी चिमटे से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छुआ, भारतीय जनता पार्टी नहीं लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नारी सम्मान में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। कांग्रेस की नेत्री मीना शर्मा जी के प्रति भी इन्हीं राजकुमार ठकुराल जी ने बहुत अश्लीलतापूर्ण बातें की, एक अपमान किया। उन्होंने संकल्प लिया, कांग्रेस नेतृत्व को चिताया, कांग्रेस नेतृत्व नारी अपमान के साथ खड़ी हुई, और मीना शर्मा जी नारी सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और वो नारी सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। उसके राजकुमार ठकुराल जी का वो जो चरित्र है नारी के विरुद्ध महिलाओं के अपमान का, उसको जनता के सामने रख रही हैं। और साथ ही साथ पिछली बार वहाँ मेयर का चुनाव लड़े थे मोहन खेड़ा जी, तो मोहन खेड़ा जी जब लड़े थे तो वो भी राजकुमार ठकुराल जी की कांग्रेस की ज्वाइनिंग का खुला विरोध किया, और अब भी विरोध कर रहे हैं। तो वहाँ अराजकता बन चुकी है, बूथ पे कार्यकर्ता है नहीं, नेता विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें जमीन ही नहीं मिल पा रही। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, पिछली बार हम 21,000 वोटों से जीते थे, इससे बहुत ज़्यादा मतों से संभवतः हो सकता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत वहाँ से निकली। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी उत्तराखंड में? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से उत्तराखंड के साथ स्नेह है, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी नेतृत्व कर रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए जो उनकी अथक मेहनत है, विकल्प रहित संकल्प के साथ जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, संगठन जिस प्रकार से महेंद्र भट्ट जी और संगठन मंत्री अजय जी के नेतृत्व में एक बूथ तक खड़ा अजय भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तीसरी बार भी सरकार बनेगी, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। लेकिन सर, जिस तरह से कहा जाता है कि डेमोग्राफिक चेंज हुई और इस तरह की बातें जो सामने आती हैं, क्या लग रहा है क्या वाकई उत्तराखंड की डेमोग्राफिक चेंज हुई है? और क्योंकि एसआईआर जिस तरह से बात की गई थी कि एसआईआर आने से काफ़ी फ़ायदा होगा, तो क्या लग रहा है कि फ़ायदा होगा? आप कल्पना करें, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून,
32%, 35%, 37% वर्ग विशेष की आबादी हो गई देवभूमि के अंदर अंदर। उत्तराखंड के अंदर हर 10 वर्ष के अंदर 2% से अधिक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ रही है, जबकि आसाम जैसे प्रदेश में यह आबादी बढ़ने का रेशियो 1.5% है। जहां आज 40% वर्ग विशेष की आबादी है, जहां हिंदुओं का रहना दूभर हो गया, और जहां तक हम उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून की बात छोड़े, अगर हम सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, पर्वतीय आस्था के केंद्रों की बात करें, वहां पर भी वर्ग विशेष की जिस प्रकार की आबादी आ रही है, और उस कारण से जिस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव वहां पर पूरा जो छिन्न भिन्न हो रहा, जिस प्रकार से लव जिहाद, लैंड जिहाद बढ़ता चला जा रहा, और अब तो वहां रुद्रपुर के अंदर चिकन बिरयानी जिहाद भी आ कि हिंदू नाम से लोगों को हलाल मीट खिलाने की कोशिश हो रही है। तो ये इस प्रकार की प्रवृत्ति निश्चित रूप से देवभूमि की संस्कृति के विरुद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े संकल्प के साथ इसे आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने विधानसभा के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून उसे रखने वाला संभवतः मैं पहला विधायक होऊंगा, तो मैंने उसे जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को विधानसभा के गैर शहरी सत्र में रखा था, और उसका उत्तराखंड के अंदर बहुत अधिक आवश्यकता है। उस जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, अन्यथा देवभूमि की संस्कृति को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। शिव अरोड़ा जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल।